अब देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हम 4 इसेंशियल्स देखेंगे। पहला है हमारा द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। तो ये तो हमें पता है, जो हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो डिपेंड करता है एक इवेंट और कंडीशन के ऊपर, उसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर। तो ये तो हमें अच्छे से पता है, हमने देख लिया। दूसरा है हमारा द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल। जो इवेंट आपका कोलेटरल होना चाहिए। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जहां पर आपकी जो कंडीशन थी वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी, यानी वो सिर्फ कंडीशन थी, वो कोलेटरल इवेंट नहीं था। तो इसलिए वहां पर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा था। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपका कोलेटरल इवेंट होना जरूरी है। तो इसीलिए बोला गया इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस नॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। तो इवेंट कभी भी आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो आपने परफॉर्मेंस प्रॉमिस करा है वो नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका कोलेटरल इवेंट आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ना ही ये मेन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होगी और ना ही ये मेन कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन होगा। एग्जांपल देख लो, दोबारा देख लो एक और एग्जांपल। एक्स वाई दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कि मैं तुम्हें जो है 10 बुक्स की डिलीवरी दे दूंगा। वाई भी अपनी तरफ से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 2000 रुपए दे दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब डिलीवरी होगी उसके बाद दूंगा। यानी अपनी परफॉर्मेंस को करेगा, वाई पैसा देगा लेकिन डिलीवरी के टाइम पर। तो ये कोई कोलेटरल इवेंट तो नहीं है। दिस इज नॉट अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सिंस वाई ऑब्लिगेशन डिपेंड ऑन द इवेंट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वाई की परफॉर्मेंस यानी वाई का ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक ऐसे इवेंट के ऊपर जो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो ये कोलेटरल इवेंट नहीं है। तो समझ में आ गया आपको। तीसरा हमारा द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इवेंट आपका अनसर्टेन होना चाहिए। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूं कि आपका जो कोलेटरल इवेंट होगा वो अनसर्टेन होगा, यानी दोनों में से किसी भी पार्टी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, या फिर जो आपका इवेंट है वो श्योर नहीं होना चाहिए। श्योर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिपेंड ऑन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। इफ द परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट बट द इवेंट इज श्योर टू बी हैपन, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉन्टिंजेंट। तो अगर कोई परफॉर्मेंस करी जाती है जो डिपेंड है फ्यूचर इवेंट के ऊपर, लेकिन जो फ्यूचर इवेंट है वो श्योर टू हैपन है, यानी वो पक्का होगा ही होगा, उसमें नहीं होने के कोई चांस नहीं है। तो जो चीज श्योर है वो तो अनसर्टेन हो ही नहीं सकती, भले ही फ्यूचर इवेंट है लेकिन श्योर है, तो ये अनसर्टेन तो नहीं होगा। तो अगर अनसर्टेन नहीं है तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। एग्जांपल देखो इसका, ए एग्रीड टू सेल हिज एग्रीकल्चर लैंड टू बी आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर। तो यहाँ पर ए जो है अपनी एग्रीकल्चर लैंड बी को बेच रहा है, लेकिन बेचने से पहले जो है कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। अब कलेक्टर से परमिशन कैसे मिलेगी, द परमिशन वाज जनरली ग्रांटेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ सर्टेन फॉर्मेलिटीज। तो कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है जिसको पूरी करनी होती है, उसके बाद कलेक्टर परमिशन दे देता है। इट वाज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट अ कॉन्टिंजेंट एज द ग्रांट ऑफ द परमिशन बाय द कलेक्टर वाज ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी। तो यहाँ पर कलेक्टर जो है जनरली परमिशन दे देता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करो उसके बाद कलेक्टर परमिशन दे देगा। तो यहाँ पर जो परमिशन है वो मिलना ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो किसी भी तरीके की यहाँ पर अनसर्टेनिटी की तो बात आ नहीं रही। ये तो नहीं कह सकते ना कि परमिशन मिलना या ना मिलना वो एक कोलेटरल इवेंट है जो कि फ्यूचर अनसर्टेन है, होगा या नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक फ्यूचर इवेंट है जो कि पूरी तरीके से सर्टेन है। तो जो चीज सर्टेन है वो कभी भी कोलेटरल इवेंट नहीं हो सकती, क्योंकि कोलेटरल इवेंट हमेशा अनसर्टेन होती है। तो इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच का, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, X made the promise to Y to pay him rupees 200 on 25th March. Here 25th March is a future event, but it is sure it is not a contingent contract. तो X ने Y को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 200 रुपए पे कर दूंगा 25 मार्च को। तो 25 मार्च भले ही फ्यूचर में हो, लेकिन 25 मार्च तो श्योर है, 25 मार्च तो आएगी आएगी। इसमें अनश्योर होने की बात कहां से आ गई, कोई अनसर्टेनिटी की बात कहां से आ गई। 25 मार्च आएगी तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो जो इवेंट होना ही होना है, श्योर है, वो कभी अनसर्टेन नहीं होगा। और अगर अनसर्टेन नहीं है तो कोलेटरल नहीं होगा, और बिना कोलेटरल इवेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर अगर ऐसा हो जाए, but if X promised to pay the same money on 25th March if India won the World Cup, it is a contingent contract. तो अगर इस एग्जांपल के अंदर थोड़ा चेंज करें, X Y को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 200 रुपए 25 मार्च को पे कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन लगा दी, 200 रुपए तुम्हें तभी मिलेंगे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। तो ये हो गया एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। 25 मार्च का आना फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर इवेंट है, लेकिन इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी वो एक अनसर्टेन इवेंट है जो किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और एग्जाम्पल देख लो, A contract B to pay rupees 5,000 on the expiry of year 2024 or on the death of C. It is not a contingent contract because these events are of certain nature. तो यहाँ पर A ने B को बोला मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, कब दूंगा, 2024 के एक्सपायर होने के बाद। तो 2024 एक फ्यूचर इवेंट है, लेकिन श्योर है होगा ही होगा, तो ये अनसर्टेन इवेंट नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोला है, और ऑन दी डेथ ऑफ सी, तो सी की डेथ होने पे मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। अब सीधी बात है, हर किसी पर्सन की डेथ तो होनी है, डेथ होना कोई अनसर्टेन इवेंट तो नहीं कहलाता, तो इस केस में भी ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा।
तो समझ में आ गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है हमारा द कॉन्टिजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, कॉन्टिजेंट इवेंट जो है वो सिर्फ प्रोमिसर के विल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है मेयर विल, मेयर का मतलब होता है ओनली, सिर्फ प्रोमिसर के विल के ऊपर आपका कॉन्टिजेंट इवेंट डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, कॉन्टिजेंट इवेंट जो है दोनों में से किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोमिसर चाहे तो कॉन्टिजेंट इवेंट हो जाए, प्रोमिसर ना चाहे तो कॉन्टिजेंट इवेंट ना हो। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, X promises Y that he will give 5,000 to Y on his own will. It cannot be a collateral contract. collateral नहीं होगा, यहाँ पर इसको contingent कर लेना। It cannot be a contingent contract. यहाँ पर क्या बात हुई है, तो यहाँ पर X प्रॉमिस कर रहा है Y को कि मैं तुम्हें 5,000 दूंगा लेकिन जब मेरी मर्जी होगी, तो ये कभी भी एक contingent contract नहीं हो सकता। दूसरा एग्जांपल देखो, ये केस लॉ हुआ था एक, यहाँ पर दो पार्टीज के बीच केस हुआ था जिसमें क्लाइंट ने अपने एडवोकेट को प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था, उसने बोला था कि अगर मैं केस जीत जाता हूं तो मैं अपना जितना भी टैक्स और कॉस्ट है, यानी जो भी कॉस्ट और टैक्स मेरा बनता है वो मैं पे कर दूंगा। तो केस जीतना या ना जीतना, क्या केस का रिजल्ट उस क्लाइंट के अपने हाथ में है या एडवोकेट के अपने हाथ में है? दोनों में से किसी के हाथ में भी नहीं है। केस जीतना या नहीं जीतना एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है। तो यहाँ पर क्लाइंट और एडवोकेट के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो हमारा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें क्लाइंट कह रहा है मैं अपनी परफॉर्मेंस तभी पूरी करूंगा, मैं कॉस्ट और टैक्स तभी पे करूंगा जब ये जो अनसर्टेन इवेंट है केस जीतने का वो हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देखो, X promises to pay Y rupees 50,000 if Y leaves Delhi for London on 31st March 2023। तो यहाँ पर X Y को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा अगर तुम दिल्ली से निकल जाते हो लंदन के लिए, कब, 31 मार्च 2023 को। तो Y का लंदन निकलना एक कोलेटरल इवेंट है, जो होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या Y की विल के ऊपर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉमिसर के ऊपर ही नहीं, अगर कोई भी कॉन्टिजेंसी यानी कोई भी इवेंट किसी भी एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्टिजेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द मेयर विल एंड प्लेजर ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर वाई की विल के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन सिर्फ वाई की विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दो बातों में फर्क है। सीधी बात है, 50,000 रुपए मिलने वाले हैं अगर लंदन जाता है तो 50,000 रुपए के लिए पहले देखेगा कि टिकट कितने की पड़ेगी, सस्ती टिकट लेगा, उसके बाद देखेगा कि कौन सी तारीख की टिकट मिलती है। कुछ चीजें प्लेन के ऊपर, वेदर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो सभी कुछ पूरा तो वाई की विल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनसर्टेन होती है। तो यहाँ पर लंदन जाना या ना जाना वो वाई की विल है, लेकिन पूरी तरीके से वाई की विल नहीं है। तो इसीलिए ये एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो समझ में आ गया आपको, ये आपके 4 एसेंशियल एलिमेंट हो गए। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो अब मैं बात करूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमें रूल्स देखने हैं कुछ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर।